Hey guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all is doing well. तो यार आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी जो क्लास 12th की ज्योग्राफी है उसकी पहली बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और नोट्स के लिए यार आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर। वहां से आप इजीली अपने सारे पीपीटी या नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमको फिजिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है। ये ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, राइट। तो बेसिकली वहां पे हमने फिजिकल फीचर्स को पढ़ा था। हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर होता था एटमॉस्फेयर पे, एक सेपरेट चैप्टर होता था क्लाइमेट पे। सिमिलरली इनिशियल जो चैप्टर्स थे उनके अंदर हमने डिस्कस किया था अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आई, राइट। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरमेंट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब क्लास 12th के अंदर हमने पढ़नी है अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से हमारा मतलब है कि किस तरीके से मदर नेचर को ह्यूमन बीइंग ने, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनको मॉडिफाई करके आज बहुत तरक्की कर ली है, राइट। आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो ये सब किसने डेवलप किया है? ह्यूमन ने किया है, राइट। सो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया है? ह्यूमन बींग्स ने, थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। किस तरीके से जो हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हेल्प से उसके ऊपर उसने पढ़ा, उसको रिसर्च की, समझा और फिर बहुत सारी चीजों को आज के टाइम पे डेवलप किया है। वही पढ़ेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, राइट। तो पहला चैप्टर हमारा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होने वाला है जिसमें हम सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है एज अ सब्जेक्ट, क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम पॉपुलेशन के ऊपर प्रॉपर हमारा चैप्टर है कि किस तरीके से पॉपुलेशन का पैटर्न होता है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, किन किन स्टेजेस के अंदर एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो होती है, राइट। सिमिलरली फिर जो हमारे जो भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, उन तीनों के ऊपर सेपरेट चैप्टर्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो ह्यूमन बींग्स ने मॉडिफाई किए और जिसके थ्रू आज हमें वर्ल्ड जो होती है, हमारी जो ये अर्थ है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलती है। और यही हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। उनमें से एटलीस्ट एक डेफिनेशन याद कर लो। रिट्जेल वाली सबसे सिंपल है, दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस था, जो नेचुरल फॉर्मेट में था, और जो ह्यूमन ने बनाई है एक सोसाइटी, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे कौन स्टडी करता है बच्चे? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसका हमारा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा कोर कंसर्न यही है कि हम अर्थ को एज अ होम देखते हैं ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का एक घर है एंड फिर हम उन सभी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जिससे आज हमें वो ह्यूमन सस्टेन कर पाया, ठीक है। हम वाटर वगैरह वो सारी चीजें देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प से, एंड किस तरीके से उन्हीं रिसोर्सेज को, उसी लैंड को उसने मॉडिफाई करके आज एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट की है, राइट। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने घर बनाए हैं, विलेजेस बनाए हैं, सिटीज बनाई है, फार्म्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज बनाई है, रोड्स, फोर्ट्स, या फिर और भी जितना हमारा मटेरियलिस्टिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यूजिंग रिसोर्सेज जो हमें हमारी फिजिकल एनवायरमेंट से मिले हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। While humans have significantly altered the physical environment, हमने बहुत ज्यादा ऑल्टर, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन काफी बार इसका इफेक्ट हमें बदले में देखने को मिलता है। अगर हमने बहुत ज्यादा इंडस्ट्री की, हमने पोल्यूशन किया, हमने ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो उससे क्या होने लगा है? ओजोन लेयर के अंदर होल होने लगा है, ग्लेशियर्स हमारे पिघलने लगे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने नदियों को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया, तो उसका भी इंपैक्ट हमें अपनी हेल्थ के ऊपर देखने को मिलता है जब उसी गंदे पानी को हम कंज्यूम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसी ही बात है कि हमने ऑल्टर, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए फिजिकल एनवायरनमेंट में, लेकिन जब जब हमने अपनी लिमिट को क्रॉस करके कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया है हाथ में, उसके इंपैक्ट्स हमें तभी की तभी देखने को मिल गए हैं, राइट। आगे चलते हैं। तो देखो, ह्यूमन बींग्स जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से। तो अब टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि एक कंट्री के पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही ज्यादा वो डेवलप्ड होगी, उतनी ही ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होगी। सो टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ आ सोसाइटी। सो टेक्नोलॉजी बराबर है डेवलपमेंट के, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतनी ही ज्यादा तरक्की हमें देखने को मिलेगी,
ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स ने जब नेचर के लॉज को समझा और उसके बाद उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो हमें आज ये सारी चीजें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ह्यूमन बीइंग ने फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट को समझा, जब उसने दो पत्थर रगड़े, फ्रिक्शन और हीट को उसने समझा, तो उसने फायर को डिस्कवर किया। सिमिलरली, जब हमने डीएनए को पढ़ा और हमने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, तो हमें बहुत सारे ऐसे तरीके मिले कि हम बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उनको कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, उनके इलाज ढूंढे गए। राइट है ना। डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पहले वो रीजन पूछता है ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको फिगर आउट करता है, उसके बाद ही आपको दवाइयां देता है। राइट। सिमिलरली, अगर हम देखते हैं, वी यूज द लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स को समझ करके हमने फास्टर प्लेन्स को डेवलप करने की पहल की, और आज के टाइम पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे हम नेचर के लॉज को समझेंगे कि है क्या उसके अंदर एक्चुअली में, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर उस बेसिस पे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, एंड फिर हमें नई नई इन्वेंशंस देखने को मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हमें समझ में आ गया कि नॉलेज जो है नेचर के बारे में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। सो जो टेक्नोलॉजी है, इट लूजन्स द शेकल, शेकल यानी बेड़िया ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। राइट। आगे चलते हैं। एक हमको स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ बेंडा है, एक प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टोरी दी गई है। बेंडा नाम का एक लड़का था, ठीक है, जो जंगलों में रहता था, अबूझ महाद के अंदर, जो हमारे सेंट्रल इंडिया के अंदर है। ठीक है। उसके गांव के अंदर केवल 3 झुग्गी झोपड़ियां थी। ठीक है। वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। वो एक छोटा सा लॉइन का क्लोथ पहन के रहता है, उसके हाथ में एक एक्स है, कुल्हाड़ी है, और वो धीरे धीरे पेंडा यानी फॉरेस्ट को सर्वे कर रहा है, देख रहा है। एंड वो क्या करता है, मतलब वो अपना खाना पानी ढूंढने के लिए निकला है। राइट। अब वो सोचता है, उस नेचर के अंदर घूम करके वो कहता है कि मैं कितना लकी हूं, हमारे पास महुआ, पलाश और साल जैसे पेड़ है, जिन्होंने हमें बचपन से शेल्टर, घर बना करके, वो मतलब अपने आप को लकी समझता है कि मेरे आसपास सारी चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद जब उसको प्यास लगती है, तो वो किसी वाटर बॉडी में से पानी कंज्यूम करता है, और फिर दोबारा से वो मदर नेचर को, फॉरेस्ट को थैंक यू कहता है कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी प्यास को बुझा दिया। ठीक है। अब जब वो आगे बढ़ता है, तो वो क्या करता है, सेलुकेंट लीव्स या फिर रूट्स, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं खाने को, उनको तोड़ के खा जाता है। ठीक है। अब जो बॉयज और उसके साथ और भी 2-3 बच्चे आए होंगे, वो क्यों आए थे जंगल में, वो गजरा और कुलचा कलेक्ट करने के लिए आया था। एंड वो यही उम्मीद लगा करके आया है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे ऊपर काइंड होगा, और जल्दी से हमें ये जड़ी बूटियां, ये गजरा और कुलचा, ये कुछ तरीके की जड़ी बूटियां होती है, वो इनको दिलवा देगा। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है किनका, बेंडा का, या फिर उनके आसपास के गांव में जो लोग रहते थे। ठीक है। किस तरीके से वो उस प्रिमिटिव सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड वो हर चीज के अंदर अपनी मदर नेचर को थैंक कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने हमें पनाह दी है, हमारे पास वो लैंड है जिसके ऊपर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर पा रहे हैं, हमारे पास वाटर बॉडी है जिससे हम पानी पी पा रहे हैं। ठीक है। तो यहीं से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब 2 टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है यार प्रिमिटिव स्टेज, जो बहुत पुरानी स्टेज थी। ये वो स्टेज थी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जिसमें नेचर को सुप्रीम माना जाता था, नेचर को स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता था, और इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर क्या था बच्चे, टेक्नोलॉजी ज्यादा कुछ डेवलप थी नहीं। ह्यूमंस जो थे वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। अब जो ह्यूमन था वो नेचुरलाइज था, यानी ह्यूमन जो था वो नेचर की सुनता था, वो उसके कहर से डरता था, और वो उसकी यहां तक की पूजा भी करता था, क्योंकि यहाँ पे नेचर को पावरफुल फोर्स माना गया है, उसकी पूजा की जाती है, और उसको सुरक्षित बचाया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है। और जो फिजिकल एनवायरमेंट है इन सोसाइटीज में, उसको मदर नेचर कहा जाता था। यानी ये आज से दशकों करोड़ों सालों पहले जो हमारी स्टेज हुआ करती थी, जिसमें लोगों के पास ना ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती थी। ठीक है। वो एक सिंपल सा लाइफस्टाइल जीते थे, जिसमें वो पूरे तरीके से अपने पूरे दिन का अपना खाना पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीजों के लिए नेचर पर ही डिपेंडेंट रहते थे। पेड़ के पत्ते तोड़ते थे, उनसे लपेट लेते थे, अपने आसपास उनको कवर अप कर लेते थे, कपड़े बना लेते थे। झुग्गी झोपड़ियां, जो भी सामान उनको फॉरेस्ट में मिलता था, लकड़ी वगैरह, उसी से अपनी वो एक झोपड़ी बना लिया करते थे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वो स्टेज है बच्चा, जब जहां पे ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता है और लोगों को एनवायरमेंट समझ में आती है, उसके नेचुरल लॉज को वो समझने लगता है, और ज्यादा टेक्नोलॉजी को वो डेवलप करने लगता है, तो अब नेचर ह्यूमन के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या फिर पॉसिबिलिज्म। ठीक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये अब एक स्टेट थी पहले नेसेसिटी की, उसको ज़रूरत रहती थी हर चीज़ के अंदर। जैसे अगर हमने बेंडा वाली स्टोरी देखी, तो वो हर चीज़ के लिए उस फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट था। वहाँ से जो पेड़-पौधों से उन्हें मिलता था, बेचारे उससे तोड़ करके कुछ खा लेते थे। कुछ जो जड़ी-बूटियाँ उनको मिलती थी, उनको मार्केट में बेच करके वो अपना घर का कुछ और राशन-पानी ले आते थे। तो वो क्या थी? एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी। अब कौन-सी स्टेट बन गई है? स्टेट ऑफ फ्रीडम, यानी उसने नेचर के लॉज़ को समझ लिया है। अब वो खुद नेचर के अंदर घुस गया है और हर तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। रोड्स बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, डैम्स बना रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था, स्टेट ऑफ नेसेसिटी में वो रेन के लिए डिपेंडेंट होता था नेचर पे, वो बारिश के लिए पूजा करता था, प्रार्थना करता था, तब बारिश आती थी और फिर उसके बाद वो भगवान का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन आज क्या है, स्टेट ऑफ फ्रीडम है, हमने खुद ही डैम्स बना लिए, हमने पंप लगा करके ग्राउंड वाटर से पानी को निकाल लिया है, तो हमारे पास अब बहुत सारे तरीके हैं। तो अब हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो नेचर हमें पॉसिबिलिटीज देता है, और ह्यूमन बींग्स, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज और ह्यूमन बींग इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है, इनको लेता है और धीरे धीरे नेचर को ह्यूमनाइज कर देता है। तो आज इम्प्रिंट्स, हमें ह्यूमन एक्टिविटीज की छाप हर जगह देखने को मिलती है। हमने देखा है कि हाईलैंड, जो बड़े बड़े पहाड़ है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स बना दिए गए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस बना दिए गए हैं। सिमिलरली हमारी कोस्ट के ऊपर पोर्ट्स बना दिए गए हैं, ओशनिक रूट्स बना दिए गए हैं। इसके अलावा स्पेस में हमने सैटेलाइट्स तक भेज दिए, राइट। सो ये जो पूरा है, ये क्या है, पॉसिबिलिज्म की थ्योरी है, यानी एक पॉसिबिलिटी थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने उस नेचर के लॉ को समझा, पढ़ा, उसके ऊपर रिसर्च की, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। तो अब हमें भगवान से पूजा नहीं करनी पड़ती, बारिश आएगी तो हमारे घर में पानी आएगा या हमारी एग्रीकल्चर को पानी मिलेगा। अब हमारे पास वो सारी स्टेट ऑफ फ्रीडम है, हमारे पास खुद के पास हमने तरक्की इतनी कर ली है कि हम सारी चीजें खुद ही डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसको डिटर्मिनिज्म भी कहते थे, यानी यहाँ पे जो डिटरमाइनिंग फैक्टर था दैट वाज नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती थी। लेकिन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर ह्यूमन बींग्स ने पॉसिबिलिटी, उनको मिली, एक चांस था कि वो कुछ ना कुछ डेवलप करके नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है, एंड ह्यूमन बींग इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाता है और नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है, इसीलिए इसको पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। तो इस थ्योरी को दिया था बच्चे ग्रिफ्ट टेलर ने, ठीक है, एंड इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, राइट। तो इनका मानना ये था कि ना तो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो, यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली, और ना ही हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम की कंडीशन होनी चाहिए, जो हमने पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट में पढ़ा, राइट। तो हमने जो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, और दूसरा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वाला। ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है हमें इन दोनों ही स्टेजेस में जाना पड़े। एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम नेचर से डरते थे, अब दूसरी स्टेज ये आ गई कि ह्यूमंस अपने अकॉर्डिंग नेचर को चला रहा है, राइट। ये कहता है कि हमें एक मिड पाथ लेना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए, राइट। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स नेचर को इजीली कॉन्कर कर सकता है बाय ओबिंग इट, राइट। हमारे कुछ रूल्स हैं, हम नेचर को ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, हम अगर उसके साथ ठीक ठाक तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, जिन जिन लेवल के अंदर रह के डेवलपमेंट हो सकती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो हमें कोई नुकसान नहीं देगा नेचर, राइट। तो टेलर आर्ग्यू करता है कि पॉसिबिलिटीज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कुछ लिमिट्स में रह करके करनी चाहिए, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, ठीक है। सो ये एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमन की जो फ्रीडम है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, और अगर उस लिमिटेशन को क्रॉस कर दिया जाएगा, उसको नहीं हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकते हैं, राइट। सो यही वाली चीज थी कि अगर हम टाइमली अपने कार्बन एमिशन को कम कर लेते, है ना, कार्बन एमिशन को अगर हम कम कर लेते तो हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होता, लेकिन हमने नहीं किया। तो इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, इन्होंने अपनी थ्योरी को बच्चे ट्रैफिक सिग्नल से कंपेयर किया है, ट्रैफिक सिग्नल से कंपेयर किया है, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल में तीन लाइट होती है, रेड, येलो और ग्रीन, हमारा नेचर भी हमें ये तीनों सिग्नल्स देता है। जब हमारा नेचर हमें रेड सिग्नल दे रहा है, यानी जैसे आज के टाइम पे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए, या फिर हमें कुछ ऑल्टरनेट ढूंढने चाहिए। हमें पता है पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो कंपनीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उनके ऊपर बैन लगाने चाहिए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम काफी टाइम तक छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल कोविड वाला अगर केस था, उसके अंदर ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही थी, लोग ज्यादा बाहर नहीं जा रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी रिवर थी जो बहुत ही क्लीन हो गई थी नेचुरली, राइट। उसके बाद क्या किया, जैसे ही कोविड वाला लॉकडाउन हटा, हमने दोबारा से नदियों को गंदा कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस टाइम पे सरकार को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लानी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट ऐसे लॉज लाने चाहिए थे कि वहां पे रोज सफाइयां होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं हुआ, राइट। तो नेचर ने हमको रेड सिग्नल दिया, हमने रुक के हमने उसको टाइम दिया ताकि वो दोबारा से रिकवर कर सके, या फिर हम कुछ अल्टरनेट्स को यूज करने लग जाते हैं। उसके बाद जब नेचर हमें येलो सिग्नल देगा, यानी रेडी है, तो कंडीशन ऑफ बैलेंस हो चुकी है, अब हम दोबारा से डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वी नीड टू मेक श्योर कि हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट
करे, राइट। आगे चलते हैं, ग्रीन का मतलब गो, उसके बाद हमारा ग्रीन वाला सिग्नल है गो, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के साथ कंपैरिजन दिया है अपनी थ्योरी का। तो कंक्लूड ये यही करते हैं कि अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट कर रहे हो, बिना किसी रोक टोक के अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जैसा कि डेवलप्ड इकोनॉमीज ने पिछले टाइम में किया है, उन्हीं की वजह से आज हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लेशियर्स का रेसिडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, सॉरी, बड़ी बड़ी जो हमारी सुपर पावर्स हुआ करती थी, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, हमारा ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने पिछले टाइमों में कॉलोनीज को बना करके उनको तो एक्सप्लॉइट किया ही किया है, साथ के साथ अपनी कंट्रीज में भी इतने मैसिव स्केल के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 1700 1800 18वीं सदी के अंदर, कि उसी के कारण आज हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद भी हमने कुछ कम नहीं किया उस चीज को, जब हमने समझ लिया कि ओके हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन लेयर के अंदर होल हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, यूवी रेस क्योंकि अंदर आ रही है, राइट। उसके बाद भी हमने कोई भी ऐसा सटीक स्टेप नहीं लिया कि उस चीज को रोका जा सके, राइट। सो ग्रिफ्ट टॉयलर जो यहाँ पे ये ईदर और के कंसेप्ट को बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, राइट, कि हम डेवलपमेंट करें, ये ना तो ये कहते हैं कि आप डेवलपमेंट करो, भले ही इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होती है तो होने दो, ना ये कहते हैं कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, आप डेवलपमेंट ही ना करो इस डर से कि नेचर एक्सप्लॉइट होगी। डेफिनेटली डेवलपमेंट भी अब हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट। जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, हम डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेड चाहते हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि एडवोकेटेड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच, राइट, कि हमें दोनों ही चीजों का एक्नॉलेज करना होगा कि ह्यूमन की एजेंसी है, ह्यूमन के पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो उन अपॉर्चुनिटी का यूज करके डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, पाबंदियां भी आती है। तो जितना रिसर्च हम नेचर के लॉ को समझने में और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में करते हैं, उतना ही रिसर्च हमें इसलिए भी करना चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं उसके क्या क्या नुकसान है और कैसे उन नुकसानों से बचा जा सकता है, कैसे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे सोलर एनर्जी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, विंड एनर्जी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे घर घर के अंदर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, सो दैट हम कोल का यूज कम करें, कहीं ना कहीं हम फ्यूल्स का यूज करना कम करें। तो ऐसे जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, अब सोलर एनर्जी तो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, सब लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके लगा सकते हैं, गवर्नमेंट भी काफी सारे इंसेंटिव्स दे रही है। अब अगर जो लोग घर के अंदर सोलर पैनल्स लगवा रहे हो तो उनको काफी सारा डिस्काउंट या कुछ ऐसी चीजें मिल रही है, राइट। तो हम सबको मिलकर ये चीज समझनी होगी और ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी हम किसी तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज आज के टाइम पे बैंगलोर के अंदर जाकर के देख लो, वाटर की इतनी सारी क्राइसिस चल रही है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, राइट। तो हमें प्लान तरीके से डेवलपमेंट करनी है और उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि हम अपनी लिमिटेशंस के अंदर, पाबंदियों के अंदर रह करके ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आई होप, आई गेस ये वाला लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हम अपने 3 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसमें नेचर ह्यूमन से डरता था। दूसरा, जब वो नेचर को समझने लग गया तो कौन सा फेज आया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और उसके बाद ग्रिफ्ट टेलर ने एक तीसरी अप्रोच दी, नियो डिटर्मिनिज्म, जो बेसिकली एक बैलेंस्ड वे निकालना चाहती थी बिटवीन हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। अगर हम अर्लियर देखते हैं, पहले वही प्रिमिटिव सोसाइटीज के अंदर ह्यूमन बींग्स की और नेचर की जो इंटरेक्शन थी वो काफी कम थी, राइट। धीरे धीरे उस टाइम पे नेविगेशनल स्किल्स भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आते रहते हैं, राइट। जैसे वास्को ड गामा आया था, ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल कर रहे थे और इस अर्थ को ही, इस वर्ल्ड को ही एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। फिर लेट 15 सेंचुरी तक आके धीरे धीरे यूरोप अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देता है, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो जो कॉलोनियल पीरियड था उसके अंदर बहुत मैसिव स्केल के ऊपर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड अपनी कंट्रीज में वो ले जाते हैं। तो ये कुछ एक टेबल दी गई है। जैसे अगर हम पीरियड देखते हैं तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड के अंदर कौन सा फेज था, एक्सप्लोरेशन का या डिस्क्रिप्शन का, है ना। जैसे ब्रिटेन या अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो भी थी, वो दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाती थी, वहां पे देखती थी कि कौन कौन से रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ट्रेड के इंटरेस्ट से वो कहीं ना कहीं आई थी, धीरे धीरे वो इन एरियाज को एक्सप्लोर करती है। उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड, फिर वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाती है, अपनी सरकारें बनाती है, उनको प्रॉपर एक कॉलोनी की तरह गवर्न करती है। तो अब होता है रीजनल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पोर्ट बनाया था सूरत के पास। उन्होंने सूरत के पास पोर्ट क्यों बनाया था, बिकॉज उसके आसपास की जो एरिया थे वहां से कॉटन बहुत इजीली सप्लाई होता था, कॉटन सबसे ज्यादा वहां पे ग्रो होता था, राइट। तो रीजन वाइज उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां से हमें सबसे ज्यादा रिसोर्स मिल सकता है, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, एंड फिर उस अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज को लेकर के अपने देशों में जाने लगे। जैसे कॉटन को यहाँ से ले जाते थे मैनचेस्टर्स या फिर लिवरपूल, और वहां पे जाके उनको मैन्युफैक्चर करा करके सस्ते दामों पे उन्हें बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता था,
ठीक है। उसके बाद 1930s के अंदर एरियल डिफरेंशिएशन होने लगा, यानी वही आइडेंटिफाई किया जाने लगा कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए यूनिक है। फॉर एग्जांपल हमारा वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वहाँ पे जूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। सिमिलरली असम की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर पे जाकर के बहुत सारे टी प्लांटेशंस लगाए हैं दार्जिलिंग वगैरह में, बिकॉज़ वहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत अच्छे से होता था, राइट? तो इस तरीके से एरिया वाइज़ डिफरेंशिएट करके वहाँ की जो स्पेसिफिकेशन थी, वहाँ की जो यूनिकनेस थी, उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया गया, ठीक है? फिर उसके बाद 1950-60s के अंदर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस होने लगता है। अब तक हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स का, जीपीएस का, कंप्यूटर का यूज़ करके फिगर आउट किया जाता है कि कहाँ पे नीचे कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके अर्थ से निकाला जाता है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। 1970s के अंदर हमें ये 3 स्कूल की इमर्जेंस देखने को मिलती है, जो अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। 1990s की अगर हम बात करते हैं, तो उसके बाद से हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म फेज माना जाता है ज्योग्राफी के अंदर। तो इस टाइम तक हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स आ गए थे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो यहाँ पे अब हमें बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्टेंस में देखने को मिलती है, जो लोग जोग्राफर्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अगर ये पर्टिकुलर चीज है तो ये ऐसे आई होगी, फलाना ढिकड़ा, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 स्कूल्स पढ़ने, पहला है वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल। तो ये बेसिकली सोशल वेलबिंग के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है, ठीक है। ये बेसिकली हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है। सेकंड है रेडिकल, ये मार्क्सियन थ्योरी से इंस्पायर्ड है। तो डेफिनेटली ये क्या करते हैं, कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं, पूंजीवाद को अपोज करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, राइट। सो ये पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सोशल इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं, एंड इसका रूट कोज ये हमेशा कैपिटलिज्म को ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बिहेवियरल स्कूल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो लिविंग एक्सपीरियंसेस है उनके ऊपर ज्यादा इंफोसिस होता है। फॉर एग्जांपल एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, यानी एक जो कंट्री है या जो एक रीजन है, जब ये उसको स्टडी करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, किस किस डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, किन किन डिफरेंट एथनिक कल्चर्स के हैं, या क्या क्या उनका डिफरेंट रिलीजन है, उसके बेसिस पे ये उस एरिया को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे देखते हैं, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ भी हम काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे देखते हैं कि जब हम इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, तो एक पॉपुलेशन होती है, आपका ज्योग्राफिकल एरिया होता है कि जहाँ पे कुछ एरियाज है जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ से आपकी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो हो सकती है, राइट। तो वो सब फीचर्स भी हम पढ़ रहे होते हैं। सिमिलरली हम सोशियोलॉजी में भी सोशल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम मैथमेटिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम बायोजियोग्राफी, यानी जो हमारी प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उसको पढ़ रहे होते हैं। से फिर सॉइल पेडोलॉजी में हम सॉइल ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हैं, जियोलॉजी में हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं, मेट्रोलॉजी में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और टेबल दी हुई है जिसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है, आपकी बुक में भी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो ये डेवलप करती है, इसकी काफी सारी सिस्टर डिसिप्लिन है इसकी सोशल साइंसेज के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। तो ज्योग्राफी को के अंदर हम ना सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, हम पेडोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हम मेट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फील्ड्स या सब फील्ड्स के अंदर हम ज्योग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ लिया ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। 2-3 टॉपिक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ये वो स्टेज थी प्रिमिटिव सोसाइटी की जिसमें ह्यूमन नेचर से डरता था, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करता था, उसकी पूजा करता था, और यहाँ पे नेचर हमारा सुप्रीम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन ने नेचर को समझना स्टार्ट किया, तो उसने नेचर को अपने अकॉर्डिंग ह्यूमनाइज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अब उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। अब वो एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी से निकल करके स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ गया है, राइट। और इसी थ्योरी को क्या कहते हैं, पॉसिबिलिज्म कहते हैं। उसके बाद नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी के थ्रू ग्रिफ्ट टेलर ने एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश की है। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमें नेचर से डरना चाहिए, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम नेचर को बिल्कुल मॉडिफाई कर दे कि हम अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे, बिकॉज उसके भी बहुत सारे नुकसान हमारे पास होते हैं, राइट। उसके बाद हमने कॉरिडोर ऑफ टाइम में पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ज्योग्राफी को देखा गया है, पढ़ा गया है। फिर स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लिया हमने 3, और फिर हमने लास्ट में काफी सारे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट। बाय बाय।